अस्सलाम क्लास। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 5 मनी मार्केट्स। सो हमने इसको क्विकली तो एक शुरू में इंट्रोडक्शन में देखा था कि व्हाट इज अ मनी मार्केट एंड हाउ डज इट ऑपरेट। बेसिकली शॉर्ट टर्म की जितने भी मेच्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं। ठीक है, आज हम मनी मार्केट को जरा इन डेप्थ फोकस करेंगे कि मनी मार्केट है क्या। एक और चीज, काफी सारी कैलकुलेशंस आप सबने अगर बुक देखी हो तो आप सबने देखी होंगी, उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस दी हुई हैं जिनको मैंने मोस्टली स्किप किया है, बिकॉज फाइनेंस इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स। ठीक है, फाइनेंस में थ्योरी काफी ज्यादा है एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, बिहाइंड ऑल दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स। अब इसके अंदर होने वाले बैकग्राउंड में जो नंबर्स की कुछ कैलकुलेशंस हैं, दे आर देयर इन द बुक। अगर आप करना चाहें तो वहां से प्रैक्टिस उसको कर सकते हैं। कोई चीज आपको समझ नहीं आती, जैसे कि जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको पूछ भी ली थी कि आपको समझ आई है नहीं आई, और मैंने उससे रिलेटेड लेक्चर के अंदर वीडियोस शेयर भी कर दी हैं। कुछ अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हुए तो उसको मैं फिर से रिकॉर्ड करके सेपरेटली शेयर कर दूंगा। सो इसमें भी जहां कहीं आएंगे नंबर्स मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगेन इट्स अप टू यू, यू कैन डू इट योरसेल्फ एज वेल। सो इट्स क्वाइट इजी। वहां पर उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, उसको सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है। क्वाइट इजी कैलकुलेशंस हैं, कोई बहुत मेजर इस तरह की नहीं कि जो मुझे पर्सनली करवानी पड़े। तो अगर फिर भी कोई जिसके अंदर कंफ्यूजन हो, यू कैन स्टिल आस्क मी। ओके, सो स्टार्टिंग विद द मनी मार्केट। सो व्हाट इज द मनी मार्केट? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ऐसी टाइप है, फाइनेंशियल ऐसी मार्केट है जहां पर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ट्रेड होते हैं। ठीक है, सो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी के हैं वो इस मार्केट में ट्रेड होंगे। अब बेसिकली इस मार्केट की तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस मार्केट की। ठीक है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कि ये लार्ज डिनोमिनेशंस फॉलो करेगी, इसके अंदर छोटी डिनोमिनेशंस नहीं होंगी। ठीक है ना, इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो लार्ज डिनोमिनेशंस का होगा। ठीक है, सो डिनोमिनेशन पहले मैं समझा देता हूं। ये जो मैंने आगे लिखा हुआ है ये बेसिकली डिनोमिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है, ये लार्ज के वर्ड को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज अ डिनोमिनेशन? जैसे कि $1 के नोट के ऊपर लिखा हुआ है कि जी ये $1 का नोट है, $100 के नोट के ऊपर लिखा है कि ये $100 का है। या फिर अब ये जो जिसको मैं लार्ज डिनोमिनेशन कह रहा हूँ कि जी 1 लाख जिसे 100,000 कहा जाता है, 1 लाख, 1 मिलियन जिसे 10 लाख कहा जाता है, अगेन 10 मिलियन जिसे 1 करोड़ कहा जाएगा। इस तरह की अमाउंट्स के अंदर ये होगी ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जितनी भी मनी जैसे मार्केट की ट्रांजेक्शन होगी उसमें छोटी अमाउंट्स नहीं होंगी। जी बताएं। जैसे सर ये हमारे करेंसी नोट्स हैं, यानी कि एक डिनोमिनेशन 10 रुपीज है, 20 रुपीज है, फिर 50 रुपीज है। डिनोमिनेशन यही है ना कि किस जी उसका है, अमाउंट का नोट है। एग्जैक्टली कि ₹10 का तो नोट भी इनमें भी, है, 20 का भी है, 100 का है, 50 का है, वन हाँ थाउजेंड का है, जी, 5,000 का है। इंडिया में 2,000 का भी इसी होता तरह है। या इसी तरह सर इसके इंस्ट्रूमेंट भी ऐसी वजह से प्राइस बॉन्ड होते हैं, 25,000, 40,000, 15, 750 रुपीज, 100 रुपीज, यानी बिल्कुल कि इस तरह डिनोमिनेशन ऐसी होगी ना, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 100 मिलियन, लाइक एग्जैक्टली एट दैट। बड़ी डिनोमिनेशन होगी, बहुत छोटी डिनोमिनेशन के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, जितने भी होंगे ये जरा बड़ी अमाउंट होगी। बड़ी का मतलब ये भी नहीं कि जी सारी करोड़ करोड़ के होंगे, मतलब 1 लाख, 10 लाख, इस तरह से हजारों के अंदर बड़ी अमाउंट होगी, छोटी अमाउंट नहीं होगी। इसीलिए एक चीज जो कैरेक्टरिस्टिक है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का कि ये लार्ज डिनोमिनेशन के होते हैं अक्सर ही। ठीक है, दूसरा जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके अंदर लो रिस्क होता है। ठीक है ना, अब यहाँ जो मैं जिस रिस्क की बात कर रहा हूँ वो डिफॉल्ट रिस्क की, बहुत सारे और रिस्क में करेंसी रिस्क आ जाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाता है, और रिस्क आ जाते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगेन शॉर्ट टर्म है, उसमें करेंसी रिस्क बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करेगा। ठीक है, डेफिनेटली होगा जरूर। ठीक है ना, और फ्लक्चुएट हो भी सकता है। अब जैसे कि अगर हम इसको ले लें, बिटकॉइन को लें, तो वो सडनली अप डाउन हो जाता है, लेकिन वो क्योंकि हम करेंसीज में उसको ट्रेड नहीं कर रहे होते, वो एक सेपरेट चीज है। अगर करेंसीज आपस में देख रहे हो तो फ्लक्चुएट होती है, लेकिन ये नहीं कि बहुत रेडिकली हो जाए 2-3 महीने के अंदर, कभी कभी ऐसा होता है, तो रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हम रिस्क स्पेसिफिकली बता रहे हैं तो वो सारे रिस्क हैं, लेकिन जिस रिस्क की हम बात करें कि जो लो रिस्क है वो है डिफॉल्ट का रिस्क। कि डिफॉल्ट का रिस्क इसमें बहुत कम होता है, 2-3 महीने की बात होती है यूजुअली। मैक्सिमम जो यूजुअली हम इसके अंदर मनी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म जिसे हम डिफाइन करते हैं, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम शॉर्ट टर्म कहते हैं 1 ईयर और लेस को, लेकिन यूजुअली इट इज 270 डेज, बेसिकली 9 मंथ्स। तो आमतौर पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के जो जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो 270 डेज या 9 मंथ्स की मेच्योरिटी रखते होंगे आमतौर पे। मेजोरिटी लेस देन 270 ही होंगे, बहुत कम है जो आपको 270 से ज्यादा का मिलेगा। ठीक है, और यही इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जी शॉर्ट मेच्योरिटी होगी इसकी। इट कैन बी 1 वीक, इट कैन बी अ मंथ, इट कैन बी 3 मंथ्स, इट कैन बी 9 मंथ्स, इट कैन बी 6 मंथ्स,
लेकिन यूजुअली 1 ईयर कहा जाता है, लेकिन मैं आपको कहा था कि अगेन 1 ईयर तो फिर उसके अंदर लॉन्ग टर्म में भी हम बीच में कुछ सिक्योरिटीज ले आते हैं। तो अगेन कैरेक्टरिस्टिक में जरा इसके डिफरेंशिएशन के अंदर जरा फर्क है। मेजॉरिटी जो इसके अंदर आते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ये शॉर्ट टर्म के, ये 9 मंथ्स के या 270 डेज से कम मेच्योरिटी वाले होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कि शॉर्ट मेच्योरिटी होगी, बहुत बड़ी मेच्योरिटी नहीं होगी। इट कुड बी 1 वीक, इट कुड बी 9 मंथ्स, इट कुड बी एनीथिंग इन बिटवीन, ठीक है। अगेन लो रिस्क को मैं क्लैरिफाई कर दूं कि डिफॉल्ट रिस्क कम है, यानी कि ये चांस नहीं है कि ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा कि ये पैसे डूब जाएंगे। डिफॉल्ट का रिस्क काफी कम है, तो इसलिए इस मार्केट के अंदर जितनी ट्रेडिंग हो रही होती है वो आम तौर पे रिस्क फ्री रेट और उसके करीब करीब हो रही होगी, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि यहाँ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट टाइप के जो रिस्क है ना ये बहुत कम होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो यूजुअली, क्योंकि एक दूसरी वजह यह है कि टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है ना, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं है कि जहां रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बहुत बढ़ जाएगा, तो इसलिए रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है वो काफी कम होता है। यूजुअली जो लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं वो बड़े सिक्योर, बड़े हाई रेटिंग वाले होते हैं, बड़े अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले होते हैं, या गवर्नमेंट ट्रेजरी जिसे हम कहते हैं, सेंट्रल बैंक। ये भी मैं एक चीज अभी क्लियर करते जाऊं कि जब मैं कहूं फेडरल रिजर्व या सेंट्रल बैंक या फिर स्टेट बैंक या फिर इसको हम रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये बेसिकली ये सारे सेम ही हैं। सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, दीज आर ऑल द सेम थिंग, ठीक है। बेसिकली अमेरिका के अंदर इसको फेडरल रिजर्व कहा जाता है। अगर इंटरनेशनली से समझना है तो सेंट्रल बैंक वही बैंक होता है जो सारी एक कंट्री के जो सारे बैंक को कंट्रोल कर, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, तो यहाँ स्टेट बैंक भी वही चीज है, फेडरल रिजर्व अमेरिका में वो चीज है, और इसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। तो जब मैं तीनों में से कोई वर्ड भी यूज करूं उसका मतलब सेम ही है, स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक या फेडरल रिजर्व, दे मींस द सेम थिंग। ये भी अभी क्लियर हो जाए। तो आमतौर पे ये होंगे, या इसके अलावा फिर जो भी कोई इन्वेस्टर होगा वो अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाला होगा, तो इस वजह से, और या फिर वो कोलैटरल के थ्रू सिक्योरिटाइज्ड होगा, तो वो सिक्योर्ड लोन्स हो सकते हैं, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। इस वजह से यूजुअली यहाँ रिस्क बहुत कम होता है, और क्योंकि टाइम पीरियड भी बहुत छोटा है इस वजह से भी रिस्क कम होता है, इसलिए लो रिस्क यहाँ पर यूजुअली होता है, इसलिए रिस्क फ्री रेट के पर ज्यादातर ट्रेडिंग होगी इस मार्केट के अंदर, ठीक है ना। थोड़ा सा उसके अंदर अबव भी हो सकता है बेस्ड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी अगेन। तो अभी हम डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं कि मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 6 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे। टी बिल्स, फेडरल फंड्स, इसके बाद रिपोज, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स होते हैं, कमर्शियल पेपर, सीपीस भी कहते हैं इनको, कमर्शियल पेपर्स, अगेन नेगोशिएबल सीडीज जिसको सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट कहते हैं, एंड बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस। अगेन और भी थे लेकिन हम इन्हीं को फोकस करेंगे, क्योंकि अगेन इसकी कई टाइप्स हैं, बहुत सारे नए भी बनाकर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, लेकिन मेजर 99-96% जो ट्रेडिंग हो रही होगी वो इन्हीं की हो रही होगी, तो इस वजह से हम इन 6 मेजर्स को फोकस कर रहे हैं। अब इनकी जरा डिटेल में हम आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा एक बार ओवरव्यू दे दूं फिर इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है टी बिल्स। सो व्हाट इज द टी बिल? ये ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक की होंगी। ये बात इसके अंदर नोट करना जरूरी है, टी बिल सेंट्रल बैंक ही इशू करेगा, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी हमेशा, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्ड अगेन आ गया तो आपको कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट, अमेरिका में सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा जाता है, या इंटरनेशनली सेंट्रल गवर्नमेंट से समझ आ जाती है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बेसिकली अमेरिका में स्टेट्स है तो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, इंडिया में स्टेट्स है तो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, पाकिस्तान में प्रोविंसेस है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। तो इस तरह से वो फिर सब गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होगी? फेडरल गवर्नमेंट। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। तो ये जो टी बिल्स हैं ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हो, ठीक है। इसकी जो ये रिक्वायरमेंट है ये मैंडेटरी है, ये हमने इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई भी कर दिया कि इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, तो वो शॉर्ट टर्म वो टी बिल होगा, ठीक है ना। और शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो टी बिल होगा, तो ये दो कंडीशंस मीट होनी चाहिए, ठीक है। अगेन इट इज सेड टू बी रिस्क फ्री, ये तकरीबन रिस्क फ्री होती है, बल्कि इसका जो रेट होता है उसको रिस्क फ्री रेट ही कंसीडर किया जाता है। व्हाई? बिकॉज अगेन गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन का राइट भी है, तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके और पैसे इकट्ठे करके भी पे कर सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिहाइंड फैक्टर हम कहते हैं, जो रीजन हम देते हैं, वो ये है कि गवर्नमेंट हैज द राइट टू प्रिंट मनी, गवर्नमेंट मनी प्रिंट करेगी, आपको दे देगी, तो इसमें डिफॉल्ट का चांस ही नहीं रहता। गवर्नमेंट और नोट छापेगी और आपको दे देगी, पेमेंट तो कर देगी ना, तो डिफॉल्ट का रिस्क तो नहीं रहेगा। इस वजह से रिस्क फ्री कहा जाता है। बेसिकली डिफॉल्ट रिस्क, जो डिफॉल्ट फ्री इसको हम कह रहे हैं ना आगे,
जो मैंने यहाँ भी डिस्कस किया कि डिफॉल्ट रिस्क, जहां हम लो रिस्क की बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट रिस्क की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली डिफॉल्ट फ्री या फिर डिफॉल्ट रिस्क कम होगा। बाकी इन्फ्लेशन का रिस्क डेफिनेटली रहेगा, एक्सचेंज रेट का रिस्क रहेगा, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिस्क रहेंगे, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। इतने छोटे टाइम पीरियड में क्या इन्फ्लेशन होगी, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, बहुत बड़ी इन्फ्लेशन, ये बहुत बड़ा एक्सचेंज रेट का रिस्क कम ही आता है। यूजुअली जो इसके अंदर रिस्क होता है वो डिफॉल्ट का रिस्क होता है, वो डिफॉल्ट फ्री, और ये डिफॉल्ट का रिस्क भी इस टाइम पीरियड में नहीं होता, तो ये डिफॉल्ट फ्री होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के रिस्क को मेजर इन्फ्लुएंस नहीं करते। इनका इन्फ्लुएंस जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, एक्सचेंज रेट रिस्क, इस तरह के और रिस्क हैं, इनका इन्फ्लुएंस कुछ हो सकता है कुछ हद तक। जो डिफॉल्ट का रिस्क है लेकिन वो सर ऑलमोस्ट मिनिमल होता है, ना होने के बराबर। जी बताएं, जी प्लीज आस्क। सर in the short run everything we can predict. Sorry. जी जी प्लीज आस्क, Hello. जी प्लीज आस्क। Yes sir, I want to say that in the short run, we can accurately predict and measure everything. I think that's why the risk is minimum level in this category of investment. वेल एग्जैक्ट ये बात भी नहीं है कि शॉर्ट टर्म में हम हर चीज एग्जैक्टली में, फाइनेंस इज अ फील्ड जहां पर आप कुछ एग्जैक्टली नहीं कह सकते। हर चीज, अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हर चीज पूरे फाइनेंस के अंदर किस चीज के अराउंड घूम रही है, वैल्यू। और किसी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू हम कभी डिटरमिन नहीं कर सकते फाइनेंस के अंदर भी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं, वैल्यू लगानी है तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम किसी चीज की। अब जी हमारे बिजनेस में एक टेबल है, इसकी क्या वैल्यू है जी, क्या वो वैल्यू है जो हमारी बुक्स में लिखी हुई है डेप्रिसिएशन माइनस करके, क्या वो वैल्यू है जिसके पर हमने इसको खरीदा था, क्या वो वैल्यू है जिसके पर ये आज मार्केट में बिक सकता है, या क्या वो वैल्यू है जिसके पर ये आज मार्केट में बिक गया। क्योंकि अगर आप मार्केट लेकर जाएंगे कि यार मुझे ये बता दो कितने का बिक सकता है, तो कहेगा जी ये लेट्स सपोज 4,000 का बिक जाएगा। जब वो कहेंगे यार ये रख लो 4,000 रुपए पकड़ो, कहेगा नहीं मैं तो कहता बिक सकता है, ये देखे ना इसके अंदर यही है मसला, ये मुझे करना पड़ेगा, मैं इसको जी 3,000 में रख लूंगा, 3,500 में रख लूंगा। तो भी वो जो मार्केट से रेट लगवाया जाता है उसमें और जो एक्चुअल रेट मिलेगा इसको बेचने पे उसमें भी फर्क आ जाता है। तो फाइनेंस पूरा बेस्ड इस तरह के एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि वैल्यू ही आप डिटरमिन नहीं कर सकते किसी चीज की। तो ये कहना कि हम शॉर्ट टर्म में हर चीज की वैल्यू डिटरमिन कर, दैट माइट बी अ बिट एन ओवर स्टेटमेंट और एन एग्जेजरेशन। बेसिकली शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड इतना है कि इसके अंदर कोई मेजर फ्लक्चुएशन आती नहीं है, और रिस्क फ्री होने की वजह या डिफॉल्ट फ्री होने की वजह जो है वो ये है कि यूजुअली इसके अंदर सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होगा, यूजुअली इसके अंदर कोई ना कोई गारंटी या सिक्योरिटी या कोलेटरल होगा। इस वजह से ये यूजुअली रिस्क फ्री होता है, या इंश्योर्ड होगा, या बैंक ने गारंटी दी होगी, या फेडरल रिजर्व की अगेन गवर्नमेंट की गारंटी है, सेंट्रल बैंक की गारंटी है, सेंट्रल बैंक ही इशू कर रहा है, और या फिर अगर कोई इशू कर रहा है तो वो फिर हाई क्रेडिट रेटिंग वाली रेपुटेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इस वजह से डिफॉल्ट का जो रिस्क होता है वो कम होता है, इस वजह से यहां पर इंटरेस्ट रेट जो है वो रिस्क फ्री वाला यूज होता है। गेट द आइडिया, समझ आ गई? कैन यू हेयर मी? Yeah, sir. Yes, sir. Got it. Okay, so Thank let's you. continue. Ji, if you have any questions. No, sir. Thank you. Please continue. जी, तो बेसिकली ये कंसीडर यही होता है कि इसके अंदर रिस्क नहीं है, और ये डिफॉल्ट फ्री इसलिए रिस्क फ्री रेट इसके ऊपर लगता है। यूजुअली जो रेट इसका होता है वो रिस्क फ्री ही कंसीडर होता है टी बिल्स का, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास राइट है मनी प्रिंटिंग, वो मनी प्रिंट करके आपको पेमेंट कर देगी, तो डिफॉल्ट रिस्क का तो चांस बनता ही नहीं यहाँ पर। मूविंग ऑन, सेंट्रल बैंक्स यूज टी बिल्स फॉर मॉनिटरी पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। आज सेंट्रल बैंक ने किया ओपन मार्केट ऑपरेशन, इतने सेल कर दिया, इतना बाय कर लिया, तो मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, एज अ टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक या फेडरल रिजर्व या स्टेट बैंक बेसिकली टी बिल्स को यूज करता है। तो टी बिल्स को यूज कैसे करता है, ये टी बिल्स इशू कर देते हैं या खरीद लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अक्सर आपने ये वर्ड न्यूज में सुना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन किया गया। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत या वो बाय कर लेता है या वो सेल कर देता है। बाय कर लेगा तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर, और अगर सेल कर देगा तो मनी की सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ जाए, सॉरी बाय कर लेगा तो मनी की सप्लाई मार्केट के अंदर कम हो जाएगी, और सेल कर देगा तो मनी सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी। कैसे? जब सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक बाय करेगा तो वो मार्केट को पैसा देकर उनसे टी बिल्स बाय कर लेगा, तो मार्केट में पैसे की जो सप्लाई है वो बढ़ गई,
और जब सेल करेगा तो बेसिकली वो मार्केट को टी बिल सेल कर देगा और मार्केट से पैसा उठा लेगा, तो मार्केट में पैसे की सप्लाई कम हो गई और टी बिल चले गए। सो बेसिकली होता है, और शॉर्ट टर्म में होता है ये सारा कुछ। यूजुअली ओपन मार्केट ऑपरेशन 1 से 3 महीने के दरमियान, सॉरी 3 या 6 महीने का होता है जो ये जो टी बिल इशू किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू। 3 महीने का होगा या 6 महीने को, मोस्टली यही होता है 13 वीक्स या 26 वीक्स। ये अगली बात भी हमारी यही थी कि इसकी मोस्टली मेच्योरिटी जो होती है वो 13 वीक्स से 26 वीक्स तक, 26 वीक्स तक की होती है। दैट मेक्स इट 3 मंथ्स to 6 months यूजुअली, ठीक है। और ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट को भी, अगेन मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है, ठीक है। अब टी बिल खरीदा कैसे जाता है, तो बिड की जाती है टी बिल को बाय करने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें 2 टाइप की बिडिंग होती है, एक कंपेटिटिव बिड होती है और एक नॉन कंपेटिटिव बिड होती है, ठीक है। तो बेसिकली कंपेटिटिव बिड के अंदर क्या करते हैं कि बिड प्राइस भी और क्वांटिटी जो सबमिट कर दी जाती है कि जी हमें इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो फिर उसको ना हम इसको कहेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक किया जाता है सबसे पहले, ठीक है ना। कि इतनी क्वांटिटी इस प्राइस के ऊपर, फिर सबसे हाईएस्ट वाली, फिर उसके कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, बेस्ड ऑन प्राइस नॉट ऑन क्वांटिटी। कि सबसे हाईएस्ट प्राइस पे इतना, उससे प्राइस पे इतना, उससे अगली प्राइस पे इतना, उस हिसाब से उसको रैंक कर लिया जाता है। और फिर ये देखा जाता है कि हमने इशू कितने करने हैं, तो जितने इशू करने होते हैं क्वांटिटी के अंदर, उस लेवल के ऊपर कट ऑफ लगा देते हैं और उससे नीचे वाले सारों को नहीं मिलेगा फिर, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर आपको इलस्ट्रेट कर सकूं, जस्ट अ सेकंड। सो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर सकूं ये, या सो अगर मैं रफली आपको यूं दिखाऊं कि ये ग्राफ है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास वो क्वांटिटी है जितनी सप्लाई करनी है हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, टी बिल्स की क्वांटिटी, ठीक है। अब स्टेट बैंक ने डिसाइड किया, या सेंट्रल बैंक डिसाइड किया कि हमने इतनी क्वांटिटी जो है ये ऑफर करनी है, ठीक है। अब हाईएस्ट प्राइस के ऊपर आ गई इतनी क्वांटिटी, उन्होंने कहा जी हमें इतने शेयर, इतने टी बिल्स चाहिए और इस प्राइस के ऊपर हम लेने को तैयार हैं। बेसिकली हाई प्राइस कोट करने का मकसद ये होता है, आप ये कहते हैं कि जी मुझे चाहिए ही चाहिए, मैंने खरीदने ही खरीदने हैं। बेसिक इसका मकसद ये होता है। आखिर परचेस कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरे ने कहा जी हमें इतने खरीदने हैं, इस प्राइस के ऊपर खरीदने और इतने खरीदने हैं। तीसरे ने कहा जी हमें इस प्राइस पे खरीदने और इतने खरीदने हैं। फिर छोटी छोटी बिड्स भी आ गई कुछ के, इस प्राइस के ऊपर इतने से, इस प्राइस के ऊपर इतने से, इस तरह से ना थोड़ी थोड़ी बिड्स भी आ जाती होती हैं। तो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर चल रहे हैं, जिस प्राइस पे जाके यहाँ इंटरसेक्ट हो जाएगा उस लेवल तक ही बेचे जाएंगे, और जिस प्राइस पे इंटरसेक्ट होगा यही प्राइस तय हो जाएगी। तो इसने चाहे रेट ये कोट किया हुआ है इस वाले ने, लेकिन इसको इसी प्राइस के ऊपर मिलेंगे। सपोज ये 100 है यहाँ पर प्राइस, तो इसको 100 के ऊपर ही मिलेगा। ये भी चाहे इसने 150 कोट किया, 200 कोट किया, इसको मिलेगा 100 के ऊपर ही, इस इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर ही बेचा जाएगा। लेकिन इससे नीचे वाले जिन्होंने यहाँ कोटिंग की हुई थी, यहाँ पर जिन्होंने डिमांड दी हुई थी, इनको नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो दीज वुड बी इग्नोर्ड, इनको मिलेगा सबको, और जो जो क्वांटिटी इन्होंने कही है उसके ऊपर वही क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन इस प्राइस के ऊपर मिलेगी जो सबसे लोएस्ट इसके अंदर एक्सेप्ट हुई है, ठीक है। इसी तरह से जो नॉन कंपेटिटिव बिड होती है उसके अंदर ये होता है कि आप प्राइस कोट नहीं करते, आप बेसिकली अपनी क्वांटिटी कोट करते हो और सबको फुलफिल किया जाता है। सब जो अपनी क्वांटिटी दे उनको फुलफिल किया जाता है, जो प्राइस उसके अंदर, ये प्राइस है जो आपकी तय हुई होती है इक्विलिब्रियम के थ्रू, उस प्राइस के थ्रू उनको दे दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड अ नॉन कंपेटिटिव बिड एंड दिस इज अ कंपेटिटिव बिड। So I hope you understood. Moving forward, I should clean this. मूविंग फॉरवर्ड, तो हमने बिडिंग देख ली कि इसकी बिडिंग क्या होती है और उसके थ्रू उसको पेमेंट, ये खरीदे जाते हैं, बाय किए जाते हैं। अब ये बेचता कौन है, मतलब कौन बेच सकता है, किसके पास राइट है इसको बेचने का। तो बेसिकली स्टेट बैंक डायरेक्टली नहीं देता, स्टेट बैंक के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डीलर्स होते हैं, ठीक है ना, कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर डील करते हैं। ये डीलर्स बेसिकली बड़े हाईली प्रिविलेज्ड डीलर होते हैं। अब ये बेसिकली ये है प्राइमरी मार्केट, इसको आप समझ लें टी बिल्स की प्राइमरी मार्केट, ठीक है ना। ये बड़े हाईली प्रिविलेज्ड लोग होते हैं जिनके अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट में और स्टेट बैंक वगैरह के अंदर ना, बड़े हाई लेवल के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रिविलेज्ड लोग होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास एब्सोल्यूट राइट होता है टू बाय
फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है ना, कि ये गवर्नमेंट से खरीद कर आगे बेचती है, इनके अलावा कोई नहीं बेचता। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं और उसके बाद ये आगे मार्केट के अंदर बेच देते हैं उसको, ठीक है ना। अब बेसिक जो बात इसके अंदर आ जाती है, जो डिफरेंस होता है इनकी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंदर, उसे हम कहते हैं स्प्रेड, कि जितने में इन्होंने गवर्नमेंट से खरीदा और आगे जितने में बेच दिया, तो वो इनका होता है स्प्रेड, वो इनका अपना रिटर्न है, इनका अपना प्रॉफिट है। बेसिकली फाइनेंस में प्रॉफिट नहीं कहते, हम उसको रिटर्न कहते हैं, तो वो इनका रिटर्न है डीलर्स का। तो ये बड़े हाईली प्रिविलेज्ड लोग हैं जिनके अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डीलर बड़े थोड़े होते हैं, ये लिमिटेड हैंडफुल ऑफ देम, तो ये आगे बेचते हैं इनको फिर, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी मार्केट है इसकी। देन कम्स इन दी सेकेंडरी मार्केट, फिर के इनसे जिन्होंने खरीद लिया उन्होंने अगर बेचना है तो कहां बेचेंगे वो, तो उसका बड़ा आसान सा जवाब है कि ये सेकेंडरी मार्केट के तौर पे भी एक्ट करते हैं। ये जो डीलर्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डीलर्स जो हैं, ये सेकेंडरी मार्केट का भी पार्ट होते हैं, ये प्राइमरी का भी पार्ट है, ये सेकेंडरी मार्केट का भी पार्ट होते हैं। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसलिए प्राइमरी मार्केट के डीलर्स हैं वो भी इसमें भी आ जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट में भी, तो आप इनके पास वापस ले जाकर भी बेच सकते हैं, और आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहां ले जाकर भी बेच सकते हैं। यूजुअली टी बिल्स आम आदमी नहीं खरीदता, ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं, आप कहेंगे कि मैंने 2 खरीदने, मैंने 1000 खरीदने, इवन कि मैं जाके खरीदा हूं, आम आदमी अक्सर टी बिल नहीं खरीदता। ये बैंक्स और इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बड़े इदारे जो होते हैं बेसिकली, इसमें वो लोग इन्वॉल्व होते हैं यूजुअली, आमतौर पे, ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं। अब एक और चीज इसका जो फीचर है कि ये रजिस्टर्ड होते हैं टी बिल्स जो होते हैं, ठीक है ना। रजिस्टर्ड का मतलब ये बेरर होते हैं, बेरर का मतलब कि सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम मेंशन नहीं होगा। जो टी बिल का सर्टिफिकेट होगा ना, वो सादा टी बिल का सर्टिफिकेट होगा, उस पर आपका नाम नहीं लिखा हुआ होगा, जिसके हाथ में है उसका टी बिल है। बेसिकली ऑन द बैक एंड जो लेजर बना हुआ होता है ना, जहां से इशू हो रहे हैं, वहां पर गवर्नमेंट के पास एक, स्टेट बैंक के पास एक लेजर बना हुआ है कंप्यूटर के अंदर, उस लेजर में वो नाम रिप्लेस कर रहे थे कि पहले इसने खरीदा था, फिर इसके बाद अब इसने इसको बेच दिया, इसके पास आ गया, उनके पास उस बंदे का नाम होता है और उसको फिर वो पेमेंट की जाती है एंड के ऊपर, कि एंड के ऊपर जिसके पास है उसको पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये नहीं होता कि ये इसके सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम लिखा हो, अगर लिखा भी होगा तो उसके ऊपर अक्सर फिर ये होता है कि वो सर्टिफिकेट आपको वापस करना होता है और उसके ऊपर नया नाम लिखकर नया इश्यू किया जाता है। इसको आप यूं समझ लें जैसे कौमी बचत के होते हैं, या फिर जैसे कि वो प्राइस बॉन्ड आप समझ लें, या फिर सबसे अच्छी एग्जांपल बेरर बॉन्ड, बेरर की हो सकती है आपकी करेंसी। नोट के ऊपर ये तो नहीं लिखा हुआ इस बंदे के पास है ये नोट, नोट 100 रुपीज का नोट है, मैं जाके उससे जो खरीदूं दूसरे को दूंगा, वो दूसरे का हो गया, जिसके हाथ में है उसका है, इसे हम कहते हैं बेरर, जिसके हाथ में है, ठीक है ना। तो इसी लिहाज से बेरर सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि जिसके हाथ में उसका है भाई उसको कैश दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये यूजुअली इस तरह का होता है। तो ये सोल्ड किया अब इसके अंदर अगेन इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, अगेन ये बेसिकली इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता, इसको डिस्काउंट पे बेचा जाता है। मतलब ये नहीं कि हर महीने के एंड के ऊपर स्टेट बैंक इंटरेस्ट पे करेगा, नो, स्टेट बैंक पहले ही इसको डिस्काउंट करके एक डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच देगा और बाद में फेस वैल्यू दे देगा। अगर 1000 रुपए का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 का नहीं होगा, डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट का होते हैं, मैंने बताया बड़ी अमाउंट, बड़ी डिनोमिनेशन होती है, तो मिलियंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता ये है कि ये उसकी जो वैल्यू होती है वो अगर 1000 रुपए फेस वैल्यू है तो वो 800-700 में बेच दिया जाएगा। यूजुअली इतना नहीं होता क्योंकि ये मार्केट ऐसी है जहां पर रिस्क फ्री रेट होता है, तो 900 में बेच देंगे लेट्स सपोज, और फिर बाद में या 950 में बेच देंगे, तो बाद में वो 1000 रुपया उसके ऊपर दे देंगे। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। तो ये डिस्काउंट पे बेचा जाता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, ये डिस्काउंट पे दिया जाता है और एंड पे फेस वैल्यू दे दी जाती है। और इसकी गुड एग्जांपल ऑफ अ बेयर इंस्ट्रूमेंट इज द करेंसी नोट। जैसे कि करेंसी नोट मैंने आपको बता दिया कि बेयर इंस्ट्रूमेंट की करेंसी नोट हो सकता है, या फिर प्राइस बॉन्ड हो सकता है, उस पर भी नाम नहीं लिखा होता, आप ले जाके भेज दें जिसके हाथ में है उसका। इस तरह से इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, ये मैं ऑलरेडी बता दूं, सोल्ड ऑन डिस्काउंट, येट फेस वैल्यू इज पेड। अगेन इसकी जो तरीका है इसकी यील्ड निकालने का वो है डिस्काउंट यील्ड। ये अब डिस्काउंट यील्ड को निकालने का तरीका बुक में दिया हुआ, आप चाहे तो इसको प्रैक्टिस कर लें, ये बड़ा बोरिंग हो जाएगा अगर मैं आपको डिस्काउंट यील्ड निकालना सिखाऊं और सारी न्यूमेरिक्स करवाऊं, तो आपकी बड़ा न्यूमेरिकल सा है कोर्स। सेकंड टाइप की जो सिक्योरिटी है उसे हम कहते हैं फेडरल फंड्स, ठीक है ना। ये लोन होता है फ्रॉम वन कमर्शियल बैंक टू अनदर कमर्शियल बैंक, ठीक है, टू सेटिस्फाई, किस लिए होता है, टू सेटिस्फाई द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व्स। तो हर बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि इतने मिनिमम रिजर्व्स उन्होंने सेंट्रल बैंक के अंदर रखवाने होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, डेली क्लियरेंस आ रही होती है, जो डेली की क्लियरेंसेस और पेमेंट होती है उनको क्लियर करके एक दिन के एंड के ऊपर एक बैंक के रिजर्व की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम से हो जाती है। मतलब अगर 5 मिलियन की रिक्वायरमेंट है या 5% की रिक्वायरमेंट है तो उससे कम हो जाएगी उसकी रिजर्व जो है ऑलरेडी पड़े हुए स्टेट बैंक के पास, और दूसरे बैंक के बढ़ जाएंगे,
क्योंकि पेमेंट्स आती जाती रहती हैं कॉन्स्टेंटली। तो होता ही है कि ओवरनाइट ये उधार ले लेते हैं दूसरे बैंक से जिसके पास ज्यादा है, कि तुम हमें ओवरनाइट के लिए उधार दे दो, इसीलिए हम इसको कहते हैं ओवरनाइट रेट के पर आ रही है, ठीक है ना। सो दिस लोन इज यूजुअली ओवरनाइट, मींस फॉर वन नाइट। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको भी हम ओवरनाइट फेडरल फंड रेट भी कहा जाता है। ओवरनाइट का रेट क्या है वो कहा जाता है, ठीक है ना। ओवरनाइट का क्या रेट चल रहा है इस वक्त, तो ओवरनाइट एक रात रखने का ये रेट होता है, बड़ा मिनिमल सा रेट होता है ये। सो अगेन डिटरमिन, ये रेट कैसे डिटरमिन किया जाता है, ये जॉइंटली किया जाता है बाय मार्केट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो बेसिकली एक मॉनेटरी पॉलिसी की टारगेट रेंज होती है, मार्केट जो तय कर देती है इंटरेस्ट रेट ओवरनाइट का, उस रेट को देखा जाता है ये मॉनेटरी पॉलिसी की टारगेट रेंज से बाहर तो नहीं जा रहा या उसके एक्सट्रीम पे तो नहीं जा रहा, तब मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट करती है, अदरवाइज ये मार्केट ही तय कर रही होती है, ठीक है ना। अब इसकी मजेदार बात यह कि ये अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड का क्या मतलब होता है, कोलेटरल नहीं होगा इसके पीछे, ठीक है। जो चीज कोलेटरल के बगैर है वो अनसिक्योर्ड है, ठीक है। तो अगर इसके पीछे कोलेटरल होता तो हम इसको कहते हैं सिक्योर्ड या कोलेटरलाइज्ड लोन है ये, ठीक है ना, बट इट इज नॉट, ठीक है ना। सो इंटरेस्ट रेट इज जस्ट स्लाइटली अबव द रिस्क फ्री रेट ऑफ टी बिल्स। उसकी वजह यह है कि यहाँ डिफॉल्ट का एक बहुत थोड़ा सा टाइनी मिनिस्कुल सा चांस होता है, बहुत बहुत थोड़ा सा चांस होता है कि डिफॉल्ट कर जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए टी बिल से थोड़ा सा हाई होता है ये रेट, ठीक है ना। लेकिन ये रफली रिस्क फ्री होता है, 0.1% इस तरह से टी बिल से ज्यादा होता है बेसिकली, क्योंकि डिफॉल्ट का चांस कम होता है लेकिन होता तो है, इस वजह से थोड़ा सा उससे टी बिल से ऊपर रख लिया जाता है इसे, यूजुअली इसी तरह होता है, ठीक है ना। ये बिकते कहां पर है फेडरल फंड्स, ये फेडरल फंड्स ब्रोकर्स होते हैं, ये बेचते हैं इसको, ठीक है ना। या कॉरेस्पॉन्डेंट, और ये लेता कौन है आमतौर के ऊपर, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स। बेसिकली समझा देता हूं, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक यहां पर इसका मकसद ये है कि एक बैंक का दूसरे बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। और इसकी वजह ये होती है क्योंकि कॉन्स्टेंटली ट्रेडिंग हो रही है, तो डेली उनके अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसे जा रहे होते हैं बैंक से बैंक, क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गए वो दूसरे बैंक में था, तो इस वजह से इनका होता ही है। तो उस बैंक, वो बैंक अपने अकाउंट से इस इनके अकाउंट में डाल देता है और यहां से निकाल लेते हैं पैसे फिर। तो इसलिए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनका आपस में एक दूसरे के अंदर अकाउंट होता है अपना अपना। देन कम्स इन रिपोज, ये रीपरचेज एग्रीमेंट्स। ये मैंने पहले भी डिस्कस किए थे। आप कोई चीज बेच देते हैं, जो कि आप कह देते हैं कि इसके बाद आप एग्रीमेंट कर रहे थे कि मैं इसको बाहर वापस खरीद लूंगा एट अ स्पेसिफिक डेट एंड प्राइस, ठीक है ना। आज उसको सस्ता में सेल कर देते हैं और कहते हैं कल मैं इसको स्पेसिफिक रेट और प्राइस में इसको आपसे वापस खरीद लूंगा। दिस इज कॉल्ड अ रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड इट इज अ सिक्योर्ड लोन। क्योंकि सिक्योर्ड कैसे हुआ ये, क्योंकि आपने जो चीज बेची है वो सिक्योरिटी के तौर पे रख दी और आपने कहा कि ये मैं वापस खरीदूंगा एट दिस डेट एट दिस प्राइस, ये मैं वापस आपसे खरीद लूंगा, तो ये एक सिक्योर्ड लोन है बेसिकली, क्योंकि वो जो चीज आपने बेची है वो बेसिकली आपकी सिक्योरिटी है। दैट इज इट्स कॉल्ड अ सिक्योर्ड लोन। सो इसके ऊपर वेरी लो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, बिकॉज ये रिस्क फ्री रेट होता है, ये रिस्क फ्री होता है, इसके अंदर कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो गारंटी आपके माल तो कोलेटरल के तौर पर पड़ा ही है ना, जो चीज आपने कोलेटरल रखी वो तो पड़ी है। रिवर्स रिपो भी एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि ये पहले हम बाय करते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं रिपो के अंदर, ठीक है ना, इसलिए इसको हम कहते हैं रिवर्स रिपो। यूजुअली ये जो रिपो होती है ये 1 से 14 दिन के लिए होती है, लेकिन नाउ डेज जो नया इसके अंदर एक डेवलपमेंट हुई है मार्केट के अंदर, ये तकरीबन 3 महीने तक की भी आ जाती है, 1 महीने से 3 महीने तक की रिपो भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आम जो इसकी प्रैक्टिस होती थी वो 1 से 14 दिन की होती थी। रिपो जो होता है ये एक्ट एज अ कोलेटरल कर सकता है फेडरल फंड के लोन के लिए, कि अगर आपने लोन लेना है फेडरल फंड से तो आप रिपो को कोलेटरल रखवा सकते हैं उनके पास, क्योंकि ये भी गारंटीड होता है कि ये पैसे आपने, आपको ये चीज वापस मिल जाए, आपने उसके पैसे देने जो गारंटीड होता है, इस वजह से इसको एज अ कोलेटरल रखवा के फेडरल लोन भी लिया जा सकता है। फेडरल रिजर्व या सेंट्रल बैंक जो होता है इट वुड यूज द रिपो एज मॉनेटरी पॉलिसी टूल, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल के तौर पे भी यूज करता है। सो इफ एसबीपी बायज द रिपो इट इंक्रीजेस मनी सप्लाई, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है ओपन अगेन, और फिर अगर इसको सेल कर देता है तो इससे डिक्रीज हो जाती है मनी सप्लाई। सो दैट इज द होल पॉइंट, ठीक है, रिपोज का हो गया। कमर्शियल पेपर्स, सो कमर्शियल पेपर ये शॉर्ट टर्म होता है फॉर 1 to 3 months या यूजुअली 6 month तक का होगा, ठीक है। ये बेसिकली एक प्रोमिसरी नोट है जो कि एक प्रॉमिस है टू पे बैक, कि मैं आपको पैसे वापस दूंगा। अगेन इट इज अनसिक्योर्ड, इसके पीछे कोई कोलेटरल नहीं होता। लेकिन इसकी जो एक फीचर है कि कमर्शियल पेपर क्या चीज है, कमर्शियल पेपर बैंक इशू नहीं कर रहा, स्टेट बैंक इशू नहीं कर रहा, सेंट्रल बैंक इशू नहीं कर रहा, सादा कमर्शियल बैंक इशू नहीं कर रहा, ये कॉर्पोरेट इशूर इशू कर रहा है। मतलब कोई भी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है
वो ये इशू करती है, ठीक है। लेकिन अब वो इशू कर रही है तो फिर इसके अंदर रिस्क है, ठीक है। इसलिए ये हाईली क्रेडिट रेटेड जो होते हैं वो इशू कर सकते हैं, और कोई इशू नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए इसके अंदर रिस्क है लेकिन लो होता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्रेडिट रेटिंग हाई है। अब इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट बातें आ जाती हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर सिर्फ 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, तो बाय लॉ सिर्फ वही 3 रेट कर सकती हैं, और उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है। वो बड़े अच्छे पैसे बनाती हैं। ये ट्रिपोली है बेसिकली, 3 की ट्रिपोलॉजी है, तो वो अपनी मर्जी के पैसे लेते हैं और रेटिंग कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये समझा जाता है कि अगर अच्छी रेटिंग वाली कंपनी ने इशू किया है तो ये सेफ ही होगा। लेकिन अगेन इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, कोलेटरल नहीं है। इट कैन बी बैक्ड बाय अ लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कि अगर चाहे तो इसके पीछे एक लाइन ऑफ क्रेडिट को जो बैकिंग के तौर पे दे सकते हैं। प्रॉमिस या कमिटमेंट होती है ये बेसिकली एक बैंक की, कि वो इस लोन के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट पेमेंट कर देगा अगर इसकी पेमेंट ना की गई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली ये लाइन ऑफ क्रेडिट ये होती है, इसकी जो बैकिंग करने के लिए जब लाइन ऑफ क्रेडिट यूज की जाती है, कि बैंक के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, आप बैंक से कहते हैं, और ये नहीं कि गए और कह दिए बैंक मुझे गारंटी दे दो। नो, बैंक ऐसे गारंटी नहीं देगा। 25-30 साल से, 40 साल से, इवन 100 साल से आप बैंक के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और आपके कुछ ना कुछ पैसे बैंक में पड़े हैं, तब जाके बैंक आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देता है इसके लिए। और वो ये होती है कि जी बैंक गारंटी देता है कि जी हम इन्हें लोन दे देंगे अगर ये आपके पैसे वापस ना कर सके तो ये हमारे लोन से पे कर देंगे। तो ये बेसिकली एक लाइन ऑफ क्रेडिट की गारंटी बन जाती है, उसकी बैकिंग बन जाती है, तो ये जरा सिक्योर हो जाता है इस तरह से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लोन कमिटमेंट, कि लोन की कमिटमेंट कर दी बैंक ने कि मैं इसको लोन दे दूंगा ताकि आपके पैसे दे सके, ठीक है। अब ये कमर्शियल पेपर को हम सीपी भी कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। सीपी इज यूज्ड टू सेल डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट सेलिंग की जाती है इसकी। इसके अंदर मिडल मैन को इग्नोर किया जाता है ताकि इसकी कॉस्ट को कम से कम रखा जा सके, ठीक है ना। तो जो ब्रोकरेज कॉस्ट है, अंडर राइटिंग कॉस्ट है, वो बेसिकली कम से कम की जा सके। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अंदर से निकाल दिया जाता है, तो कोई ब्रोकरेज, कोई अंडर राइटर कोई नहीं होता। डायरेक्टली सेल किया जाता है थ्रू वेबसाइट्स, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो उनके होते हैं। दैट इज कॉल्ड अ सीपी। नॉन नाउ नेगोशिएबल सीडीज या सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, नेगोशिएबल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये मार्केट में ट्रेड हो सकता है, इसके पीछे सिक्योरिटी होती है। तो इसको मार्केट में आप जब ट्रेड करने जाएंगे तो क्योंकि इसका टाइटल ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए आप नेगोशिएट कर सकते हैं इसकी प्राइस को। तो जो ये नेगोशिएट करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं नेगोशिएबल सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। ये भी बेरर इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर नाम नहीं लिखा जाता। अगर लिखा भी जाएगा तो वो चेंज करके नया इशू किया जाएगा फिर, ठीक है। इन दैट केस तो बेरर है, जिसके पास है वो इसको आगे बेच सकता है और उसको कैश भी करवा सकता है, ठीक है ना। सो बेसिकली एनीवन हु हैज इट ओन्स इट। सो इसके अंदर भी अगेन बिग डिनोमिनेशन होती है, जो मैंने पहले कहा कि इसके पॉलिसी है पूरी मार्केट की, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है ना। सो मोस्ट एक्टिव बायर्स जो होते हैं इसके अंदर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एमएमएमएफ इसको हम कहते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। ये बेसिकली इसके अंदर बहुत एक्टिव होते हैं, जो ये वाले जो नेगोशिएबल सीरीज खरीदने के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि इसकी मैच्योरिटी यूजुअली 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 12 महीने हो सकती है, ठीक है ना। 9 महीने, 12 महीने यही होती है यूजुअली। तो एमएमएमएफ क्या करते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जो पैसे वापस आते हैं फिर देखते हैं कि नए नेगोशिएबल सीरीज में इन्वेस्ट करें या किसी और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दें। तो ये यूजुअली इसके बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो खरीदते हैं इसे। इट कैन बी सोल्ड डायरेक्टली बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑन अ वेबसाइट। अगेन इसके लिए भी कोई बड़े ब्रोकर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर इनकी वेबसाइट के ऊपर ये बेचे जा सकते हैं। देन अगेन बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस, जो लास्ट एक हमारा इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट में ट्रेड होता है, दैट इज द बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस। बेसिकली बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या होती है? ये इशू होती है बाय बिजनेस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली। ये सॉरी मैं ये क्लियर कर दूं, ये इशू की जाती है बाय अ बिजनेस या कॉर्पोरेशन, नॉट बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जो आपने ये यूज करनी होती है, बेसिकली इट इज अ प्रॉमिस टू पे बाय अ कंपनी। एक कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि मैं इतना पे करूंगी आपको, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक्सेप्ट मींस के बैंक हैज गारंटेड, ठीक है ना। ये एक्सेप्ट किया जाता है। जो एक्सेप्टेंसेस के अंदर जो वर्ड एक्सेप्ट आया है कि बैंकर्स इसको एक्सेप्ट कर देंगे, बैंक गारंटी दे रहा है इसकी कि ये पेमेंट आएगी, सेफ होती है और रिस्क फ्री होती है यूजुअली, क्योंकि बैंकर ने इसकी गारंटी दी होती है। बैंक गारंटी क्यों देता है? वही बात कि आपके जो गुड्स हैं वो बेसिकली इसके अगेंस्ट एज अ कोलेटरल रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इट्स अगेन एक चीज इसके अंदर आ जाती है टाइम ड्रिफ्ट। ये टाइम नहीं है, ये टाइम है। टाइम ड्रिफ्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। ये टाइम ड्राफ्ट है,
बेसिकली ये टाइम ड्राफ्ट क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर बैंक ये तय करता है कि ये इतनी अमाउंट ऑफ मनी जो भी उसके ऊपर लिखी हुई टाइम ड्राफ्ट की अमाउंट इस डेट को बेरर को पे कर दी जाएगी, जो भी बेरर उसका लेके आएगा उसको पे कर दी जाएगी। दैट इज कॉल्ड अ टाइम ड्राफ्ट, ठीक है ना। अगेन ये भी कॉर्पोरेशन से इशू किया जाता है। बेसिकली बैंकर्स एक्सपेंस होती है, इट बिकम्स अ टाइम ड्राफ्ट जो कि एक्सेप्टेड गारंटी होती है बाय अ बैंक, ठीक है ना। जब बैंक से जाके अब इसको लेते हैं बैंकर्स एक्सपेंस को, तो ये टाइम ड्राफ्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इसमें बेसिकली जो बिजनेस की रेपुटेशन है वो भी एज अ गारंटी यूज होती है। और अगेन फर्म जो अगर पे नहीं कर सकेगी तो और बैंक को भी पे नहीं करती इस लोन के अगेंस्ट, तो अगेन बैंक जो होगा वो इसको ब्लैकलिस्ट कर देगा, जो दोबारा ये इस लाइन ऑफ क्रेडिट को यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसकी कोई सेकेंडरी मार्केट बहुत एक्टिव नहीं है बिकॉज हजारों फर्म्स हैं और वो डिफरेंट टाइप के अनस्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स बेच रही हैं। और सेकेंडरी मार्केट के लिए एक चीज जरूरी है कि स्टैंडर्डाइज्ड हो इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि अनस्टैंडर्डाइज्ड हैं, उनकी फिर सिक्योरिटी का नहीं पता, रेटिंग नहीं पता कि कौन सी कितनी सिक्योर है। इस वजह से यूजुअली ये जो है सेकेंडरी मार्केट्स की कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती। और अगेन जो इसके गुड्स इंटरनेशनल ट्रेड के उनको कोलैटरल के तौर पे रखा जा सकता है वैसे, लेकिन क्योंकि इतनी कंपनीज होती हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं और डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट्स हैं, तो इस वजह से इसकी कोई सेकेंडरी मार्केट एज सच एग्जिस्ट नहीं करती। अब मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? तो मेजर जो इसके अंदर बायर्स होते हैं, सबसे बड़े बायर जो इसके होते हैं वो एमएमएमएफ होते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये मेजर बायर्स होते हैं। सेकेंडरी इसके अंदर जो इश्यूअर्स होते हैं, मोस्ट मेजर इश्यूअर जो इसके अंदर ट्रेजरी या सेंट्रल बैंक या फेडरल रिजर्व या जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं, स्टेट बैंक, ये होते हैं, ठीक है ना, ये मेजर इश्यूअर होते हैं। अगेन कमर्शियल बैंक्स भी इसके अंदर होते हैं, एक्टिव ऑन बोथ साइड्स, बाइंग में भी सेलिंग में भी, ठीक है ना। सो ये बेसिकली बाइंग सेलिंग में ज्यादा इनकी एक्टिविटी इस वजह से क्योंकि इन्होंने अपने रिजर्व्स और लिक्विडिटी को मेंटेन करना होता है। तो रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए और लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, ये मैनेज करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कमर्शियल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। उसके अलावा ब्रोकर्स, तो मनी मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो भी मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और कॉर्पोरेशन, इनकी तीनों की वजह ये की है, और इंश्योरेंस कंपनीज, तो ठीक है। अब जैसे कि कॉर्पोरेशन इसमें इन्वेस्ट करती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं, और अगेन इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं। हालांकि ये ज्यादातर ये जो हैं तीनों, ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये आखिर यहाँ क्यों इन्वेस्ट करते हैं? इनकी वजह ये है लिक्विडिटी, और वजह यह है कि जी जैसे कि कंपनीज है, एप्पल है, उसने हजारों रुपए का फोन बेच दिया आपको, ठीक है, बना कुछ $100 का, बेचा कुछ $1000 का, जो डिफरेंस है भी सारे पैसे उनके पास पड़े हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में पड़े रहते हैं। अब इनका क्या करें, शॉर्ट टर्म के अंदर ऐसे तो नहीं रखने ना, तो वो कहते हैं इसको भी इन्वेस्ट करो, तो ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं इसको, 2 महीने के लिए, हफ्ते के लिए, 3 महीने के लिए जो पैसे पड़े हुए, इस तरह से इन्वेस्टमेंट बैंक, इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी, तो ये तीनों भी इसी वजह से इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। Therefore, जो मेजर पर्पस इन्वेस्ट करने का मनी मार्केट के अंदर है, क्योंकि यहाँ रिस्क फ्री रेट मिलता है और बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो इसमें इन्वेस्ट करने का मेजर पर्पस क्या होता है?